हाँ सब बढ़िया ओके। है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 4 पार्ट 1 भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले आप 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो इसमें जो है रटने की बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आप पहले आए चैप्टर पे, भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन। भूमंडलीकृत, पूरा, भूमंडलीकृत का अर्थ है पूरे दुनिया का कोई भी भाग जब आपस में एक दूसरे से जुड़ जाए उसको भूमंडलीकृत कहते हैं। विश्व से आप अर्थ लगा रहे हैं, अर्थात विश्व के किसी भी कोने में कोई घटना घट रही है, उसका प्रभाव दुनिया के अंतिम छोर तक पहुँचे, या उसका प्रभाव जाने अनजाने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। एक उदाहरण के तौर पे आप एक उदाहरण के तौर से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि आज आप जानते हैं कि आपके यहाँ सेब के बागान नहीं है। सेब हमारे यहाँ नहीं पैदा होता, जम्मू कश्मीर या हिमालय पर्वत क्षेत्रों में होता है, लेकिन सेब हमारे यहाँ उपलब्ध रहता है। चीकू महाराष्ट्र में होता है, चीकू हमारे यहाँ मार्केट में उपलब्ध है। अंगूर की खेती हमारे यहाँ नहीं की जाती, लेकिन अंगूर हमारे यहाँ उपलब्ध रहता है। तो यह जो है, जब देश के कोने कोने से व्यक्तियों, सामानों और तकनीक तथा सेवाओं आदि का आदान प्रदान हो, उसे भूमंडलीकृत कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण एक आर्थिक पद्धति है जो लगभग 50 वर्ष पुरानी है, लेकिन भूमंडलीकृत विश्व का बनना यह एक लंबी प्रक्रिया है, और यह काफ़ी समय के बाद क्रमशः धीरे धीरे विकसित हो रही है। और लोग, आज की बात नहीं, सैकड़ों हजारों सालों पहले से कैसे था, तो आधुनिक युग से, आपका दूसरा है आधुनिक युग से पूर्व का युग कैसा था, जबकि हम एक दूसरे से अनजान थे, नहीं जानते थे, लेकिन लोग विभिन्न प्रयोजनों से एक दूसरे जगह की यात्राएं की, चाहे व्यापार के लिए, धर्म के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, अथवा घूमने टहलने के उद्देश्य। जब हम यात्राएं करते हैं तो यात्रा के साथ साथ अपने साथ कुछ, चाहे अनचाहे, अपने साथ कुछ चीज़ें दूसरे के यहाँ पहुँचाते हैं और वहाँ से कुछ लेके आते हैं। उसमें क्या है, हम अपने खाने पीने के लिए, आता है भोजन की यात्रा भी है, रेशम मार्ग भी आप होता है, तो हम अपने खाने पीने की वस्तुओं को लेके जाते हैं। तो अपने खाने पीने की वस्तुओं को जो लेके जाते हैं, अथवा वहाँ पर उपलब्ध वस्तुओं को हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो जो वस्तुएं हमको उपयोग अच्छी लगती हैं, उनका हम अपने साथ जब आते हैं तो उनको अपने साथ लेकर भी आते हैं, अथवा जो हमारे द्वारा हमारे साथ वस्तुएं गई हैं वहाँ के लोग भी अपना लेते हैं। तो यह भूमंडलीकृत विश्व बनने का एक अहम पहलू है। आज भी आप देखें, नौकरी के लिए, देशाटन, एक दूसरे की परंपराओं को देखने के उद्देश्य से, अथवा पढ़ने के उद्देश्य से, या राजनयिक उद्देश्यों से एक दूसरे के यहाँ आना जाना
लगा रहता है, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचते हुए। अब हम आएंगे रेशम मार्ग। रेशम मार्ग से विश्व का जुड़ा। अब ये जान लें, रेशम मार्ग कोई एक मार्ग नहीं है। जैसे आप जौनपुर, फॉर एग्जाम्पल आपको जौनपुर जाना है, तो मार्गों इसलिए कह रहे हैं कि अब जौनपुर जाने के लिए यहाँ से कोई एक ही रास्ता नहीं है। हम यहाँ से फुटान होते हुए, मल्हनी होते हुए भी जा सकते हैं, बदलापुर होकर भी जा सकते हैं, या डायरेक्ट भी जा सकते हैं, कई रास्ते। वैसे रेशम मार्ग जो है, यह मार्गों का समूह, कई मार्ग हैं, लेकिन बात ये उठती कि इसको रेशम मार्ग क्यों कहते हैं। रेशम मार्ग जो है मुख्यतः आप जाने चीन से, वह मार्ग जिसके चीन से यूरोप और अफ्रीका, एशिया के अन्य देशों तक रेशम का व्यापार होता था, रेशम ले जाया जाता था, इसलिए उसको रेशम मार्ग से के नाम से जाना जाता है। और रेशम मार्ग से मुख्यतः एशिया से जो है यूरोप को रेशम, चीन का रेशम, उसी को सिल्क रूट भी कहते हैं इंग्लिश में, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, भारतीय मसाले और कपड़े आदि यूरोप को, अफ्रीका को जाते थे, तथा यूरोप से सोने और चांदी वापस आती थी। भोजन की यात्रा, नई फसलों का परिचय। अब आप लोग जान लें, जो आलू, टमाटर, मिर्च आज हमारे जीवन की दिनचर्या बनी हुई है, इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आप जान लें, आज के कुछ 100 साल पहले, 400-500 साल पहले इसका ज्ञान हमें नहीं था। यह हमारे यहाँ की फसलें नहीं हैं, लेकिन आज हमारे जीवन मर्रा की मुख्य धुरी बन गई। व्यापारी और यात्री जिन स्थानों पर जाते थे और वहाँ नई फसलों का परिचय करके आते थे, जैसे आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, चुकंदर आदि का परिचय अमेरिका, अमेरिका की खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। बाद में यूरोप और एशिया में हो गया। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि अमेरिका को किसने किया, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। फिर नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचा, यूरोप में पहुंचा, और वहां उसे स्पैघेटी का जन्म हुआ। आलू से पश्चिम परिचय होने के बाद यूरोप के निर्धन अच्छे भोजन करने लगे, जिससे उनका जीवन भी बढ़ गया। उनके जीवन का स्तर ऊंचा होने से, स्वास्थ्य ऊंचा होने से उनकी जो है जीवन की आयु जो है वह बढ़ गई। आयरलैंड के गरीब काश्तकार आलू पर काफ़ी निर्भर हो चुके थे। 1840 के दशक के मध्य आयरलैंड में आलू की फसल लगभग किसी बीमारी के कारण खराब हो गई, जिससे आयरलैंड में भयानक आलू का अकाल पड़ गया। 1845 से 49 की स्थिति बन गई और लगभग 10 लाख लोगों से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। एक भयानक बीमारी से आलू की फसल बर्बाद होने के कारण वहाँ पर आलू का अकाल पड़ गया और आयरलैंड में लगभग 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। नए मार्गों की, अब आपका आता है नए मार्ग की खोज और व्यापार। 19वीं सदी में यूरोपीय नाविकों ने एशिया और अमेरिका तक समुद्री मार्ग खोज लिया, जिससे आधुनिक युग से पूर्व का विश्व छोटा हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप व्यापार का केंद्र था, लेकिन यूरोपियों के प्रवेश ने इस व्यापार के यूरोप तक फैलने में मदद किया।
16वीं शताब्दी के मध्य में स्पेनवासी और पुर्तगाली अमेरिका को जीतने वाले पहले यूरोपीय थे। स्पेनिश और पुर्तगाली इन्होंने सबसे पहले अमेरिका को जीता। पेरू और मैक्सिको की खानों में पाई जाने वाली कीमती धातु चांदी ने यूरोप की संपदा में वृद्धि की और उसका व्यापार एशिया तक बढ़ गया। 17वीं शताब्दी के आते आते संपूर्ण यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के विषय में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। इन्हीं किस्सों के कारण वहाँ लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे थे। सोने का शहर किसे माना जाता है? एल डोराडो। 1 नंबर के लिए आप लोग अंडरलाइन कर लें। अमेरिका की विजय संभव थी क्योंकि भयानक रोग, अब आप देखें इन्होंने जब अमेरिका में विजय किया उसमें बहुत ज़्यादा सैनिक अथवा हथियारों की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ से स्पेनिश और पुर्तगाली गए, इनके कुछ सैनिक चिकन पॉक्स या छोटी माता आप लोग कहते हैं गांव में, तो इससे पीड़ित थे। लेकिन अमेरिकी जो थे उनका इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता इस स्तर की नहीं थी कि वो चिकन पॉक्स के वायरस से लड़ सके। और ये तो अभ्यस्त थे, 2-4 दिन जानते थे ठीक हो जाएगा इनका, और वे अनभिज्ञ थे और उसी के कारण वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए। हजारों यूरोपीय अमेरिका चले आए और अफ्रीका में पकड़े गए गुलामों को यूरोपी बाजार के लिए कपास और चीनी उत्पाद के कार्यों में लगा दिया। यूरोप विश्व व्यापार के केंद्र के रूप में उभर आया। इस तरह से यूरोप जो है विश्व व्यापार का केंद्र बनकर उभरा। अब हम आते हैं 19वीं सदी, 1815 से 1914 का विश्व। 19वीं सदी में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने विभिन्न तरीकों से परस्पर प्रभाव डाला। इसने समाज को बदल दिया और अपने बाहरी संबंधों को एक नया आयाम दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों के अंतर्गत 3 प्रकार की गतियों या प्रवाहों की पहचान की है। वस्तुओं में व्यापार का प्रवाह, 2 रोजगार की तलाश में लोगों के प्रवास के कारण श्रम का प्रवाह, और लंबी दूरी वाले स्थानों, अल्प अवधि या दीर्घ अवधि के निवेश के लिए पूंजी का प्रवाह। ये तीनों प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और महत्वपूर्ण रूप से लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। अब इतनी बात जानने के बाद हम आते हैं विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। 8वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिकरण का और जनसंख्या वृद्धि ने ब्रिटेन में खाद्यान्न की मांग में वृद्धि कर दी। इस स्थिति में खाद्यान्न मूल्य में वृद्धि कर दी। कॉर्न लॉ मेन क्वेश्चन है, एक है कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ क्या है? यह कभी कभी लघु उत्तरीय क्वेश्चन के रूप में 4 नंबर के लिए भी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कॉर्न लॉ आप समझ लें। जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने कॉर्न मीन्स मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून को सामान्यतः कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। जमींदारों के दबाव में आकर कॉर्न या मक्के पर के आयात पर प्रतिबंध लगाना कॉर्न लॉ कहलाता है। कॉर्न लॉ के सूत्रपात के बाद भोज्य पदार्थों का मूल्य अत्यधिक हो गया। जब
बाहर से काला नहीं आया तो वहाँ पर खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो गई या कार्ड से संबंधित वस्तुएं महंगी हो गई। नगरों में रहने वाले उद्योगपति और लोग उच्च मूल्यों के कारण अप्रसन्न थे। उन्होंने कॉर्न लॉ का उन्मूलन खात्मा करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। कॉर्न लॉ के उन्मूलन के बाद ब्रिटेन में भोजन पहले की अपेक्षा अत्यधिक सस्ती दरों पर आयातित हो सका। ब्रिटिश सरकार कृषि आयात से प्रतिस्पर्धा करने में अयोग्य थी। भूमि का विशाल क्षेत्र खेती के योग्य नहीं था और हजारों लोगों ने अपनी आजीविका खो दी। वे कार्यों की तलाश में शहर आ गए अथवा विदेशों में की ओर पलायन कर गए। लोग गांव में जब खेती काम कम हो गया तो रोजगार की तलाश में अपने गांव को छोड़कर नगरों शहरों या विदेशों की ओर पलायित हो गए। कॉर्न लॉ के उन्मूलन के प्रभाव। कॉर्न लॉ के उन्मूलन के प्रभाव। भोजन के मूल्य में गिरावट आने से ब्रिटेन में खपत में वृद्धि हो गई। 19वीं शताब्दी के मध्य से ब्रिटेन में तेजी से औद्योगिक वृद्धि हुई और आय भी बढ़ गई तथा भोजन के लिए अधिक मांग में भी बढ़ोतरी हुई। कृषि संबंधी उत्पादों का निर्यात करने के लिए नए रेलवे स्टेशन व बंदरगाहों की जरूरत पड़ी। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने से अत्यधिक आवासों व प्रबंधनों की जरूरत हुई। इन सभी गतिविधियों के लिए पूंजी और श्रम की आवश्यकता थी। लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी का प्रवाह होने लगा। श्रम की मांग के कारण 19वीं सदी में लाखों लोग बेहतर जीवन की तलाश में यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास जाने लगे। 1890 में वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। कभी कभी रेलों या जहाज़ों द्वारा हजारों मील से भोजन आता था। यह नाटकीय परिवर्तन यद्यपि छोटे पैमाने पर पश्चिमी पंजाब में भी हुआ। भारत में ब्रिटिश शासकों ने निर्यात के लिए गेहूं और कपास में बढ़ोतरी करने के लिए उपजाऊ भूमि में सिंचाई का विकास कर पंजाब को रूपांतरित कर दिया। क्षेत्रीय वस्तुओं का विकास इतनी तेजी से हुआ कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार 25 से 40 गुना तक बढ़ गया। 19वीं शताब्दी के विश्व में तकनीक की भूमिका। अब हम देखते हैं कि 19वीं सदी का जो विश्व है वर्ल्ड है उसमें तकनीकी की क्या भूमिका है, प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। तकनीकी या नए आविष्कार जैसे रेलवे, स्टीमर और टेलीग्राफ ने 19वीं शताब्दी में विश्व के रूपांतरण पर अत्यधिक प्रभाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप रेल परिवहन, मालगाड़ी के हल्के डिब्बों और विशाल जहाज़ों ने कम लागत पर परंतु तीव्र गति से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के दूर स्थित खेतों से तैयार माल को यूरोप के बाजारों तक पहुंचाने में काफ़ी मदद की। मांस परिवहन में तकनीकी की भूमिका। रेफ्रिजरेटेड मतलब सुना है, रेफ्रिजरेटेड ऐसे जहाज, ऐसे जलयान जिनमें रेफ्रिजरेटर या फ्रिज की व्यवस्था की गई। जहाज़ों के विकास ने खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को लंबी दूरी तक पहुंचाने में काफ़ी सहायता की। जमा हुआ मांस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से विभिन्न यूरोपीय देशों तक निर्यात किया गया। इसमें यूरोपीय बाजार में मांस का मूल्य कम हो गया और मांस
निर्धनों के लिए प्रतिदिन का आहार बन गया। इससे बेहतर आजीविका की स्थिति ने देश के अंदर सामाजिक शांति उत्पन्न कर दी और उपनिवेशों में साम्राज्यवाद को समर्थन मिला। 19वीं शताब्दी के अंत में उपनिवेशवाद। 19वीं शताब्दी के अंत में व्यापार और बाजार विस्तृत हो गया। साथ ही यूरोपियों की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित किया गया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका शक्तिशाली औपनिवेशिक शक्तियां बन गए। अफ्रीका में औपनिवेशीकरण। 1890 के दशक में अफ्रीका में तेजी से फैलने वाली पशु महामारी रिंडरपेस्ट ने महामारी बीमारी एक बड़ी संख्या में पशुओं को समाप्त किया। संपूर्ण अफ्रीका में यह बीमारी प्लेग की तरह फैल गई और अफ्रीका के 90% पशु मारे गए। 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपवासी खदानों और बागानों को स्थापित करने के लिए अफ्रीका आ गए। अगला है आपका, इसी का एक लास्ट पॉइंट है, भारत से अनुबंधित मजदूरों का प्रवास। अनुबंधित मजदूर से तात्पर्य किसी नियोक्ता के लिए एक निश्चित समय के लिए विशिष्ट राशि पर अनुबंध के अंतर्गत कार्य करने वाले बंधुआ मजदूर से, जिन्हें घर या नए देशों में ही भुगतान किया जाता था। इन्हें ही गिरमिटिया मजदूरों के नाम से जाना जाता है। जो एक एजेंट आता था भारतीयों को विभिन्न जगहों पर कार्य करने का छलावा दे करके कि आप वहाँ चलेंगे इतना पैसा मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति मालामाल हो जाएगी। लंबे लंबे सपने दिखाकर एजेंट उनको बागानों, खदानों या विभिन्न जगहों पर घरों में काम करने के लिए एक निश्चित राशि के बदले एक निश्चित समय तक कार्य करने के लिए जो लोग जाते थे, ऐसे लोग ही गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाने जाते हैं। और यह कभी कभी लघुत्तरी के रूप में आ जाता है, इस पर आप ध्यान देना। उसके बाद हम चलते हैं 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत के इन राज्यों में कई सामाजिक परिवर्तन हुए, जैसे कुटीर उद्योगों का पतन हो गया, जमीन का किराया बढ़ गया और खदानों तथा बागानों के लिए जमीन को साफ कर दिया गया। इन सब कारणों से गरीबों को कार्य की तलाश में प्रवास करने के लिए बाध्य किया गया। भारतीय अनुबंधित प्रवासियों का गंतव्य अर्थात स्थान। भारतीय अनुबंधित प्रवासियों के मुख्य गंतव्य कैरिबियाई द्वीप त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस और फिजी थे। इसके अतिरिक्त उनके स्थानीय आवास के आसपास के अन्य स्थान थे। तमिल प्रवासियों को सिलोन और मलाया ले जाया गया। कुछ अनुबंधित कर्मचारी आसाम के चाय बागानों में भी नियुक्त किए गए। अनुबंधित मजदूरों की स्थिति। अनुबंधित मजदूरों की नियोक्ता से जुड़े छोटे छोटे कमीशन पाने वाले एजेंटों के द्वारा की गई। एजेंट अनुबंधित मजदूरों से उनकी बेहतर आजीविका, दशाओं का अत्यधिक धन और अन्य सुविधाओं का वादा करके नियुक्ति करते थे। तथापि वे बागानों में पहुंचते थे। वहां से विभिन्न परिस्थितियों में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चलें, इतना हो गया, फिर हम दूसरे पार्ट में कल बाद में मिलते हैं।